तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी बायो करने वाले हैं और आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि साइंस में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन साइंस का आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यदि किसी बुक का रहेगा तो क्लास 9 के साइंस का रहेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को करेंगे और वन शॉट वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 में आपका बायो का चैप्टर कौन कौन सा है उसे देखेंगे फर्स्ट। तो बायो के आपके चैप्टर मिलेंगे, फर्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 टिश्यू और है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर नंबर 7। और उसके बाद एक आपको लास्ट में मिलेगा वाई डू वी फॉल इल। तो ये इसका वीडियो मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखा है डिजीज़ के ऊपर, तो उसमें इस वीडियो को इस चैप्टर को कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 चैप्टर कवर करेंगे वन शॉट वीडियो में। फर्स्ट है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पूछे आप इस हेडिंग से क्या समझते हैं तो आपके मन में क्या क्या बातें आ सकती है। फर्स्ट, फंडामेंटल के बारे में हम लोग सोचेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल समझिए एक बेसिक चीज़ होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यूनिट यूनिट तो आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, एक भाग कहते हैं किसी चीज़ का, छोटा सा भाग, उसको यूनिट कहते हैं। और लाइफ, तो जो हमारा लाइफ का है उसका सबसे मोस्ट बेसिक पार्ट क्या है, उसका मोस्ट बेसिक भाग क्या है, टुकड़ा भी बोल सकते हैं उसको। तो क्या हो सकता है, हम यदि बॉडी को बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर स्किन दिखेगा। स्किन को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्किन में भी देखेंगे आपकी बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बने हुए हैं। अब वो छोटी चीज़ें क्या हैं, उस छोटी चीज़ों को सेल कहा गया है। अब सेल ऐसा है, सेल का एक स्टोरी है कि रॉबर्ट हुक कभी एक कॉर्क बनाने के लिए किसी पेड़ की छाला को काट रहे थे। ठीक है, काटने के बाद जब उसका एनालिसिस कर रहे थे, और एनालिसिस कैसे कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब उस टाइम पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, अब भी के जैसा नहीं है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप है। तो जब वो एनालिसिस कर रहे थे तो उनको जो दिखा उसमें नेट जैसा बना हुआ था। नेट आप समझिए इस तरह से, ये हो गया इस टाइप से, जो हनी कॉम होता है ना, मधुमक्खी के छत्ता छत्ता देखे होंगे, तो उस टाइप से दिखा उनको। तो वो एनालिसिस करते करते इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो भी पार्ट है, जो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उसका पार्ट बना हुआ है एक छोटे से यूनिट से। उस यूनिट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, और ये बात बहुत पहले की है, बहुत पहले, कब की, 1665 ईस्वी की। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हम लोग का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है वो पूरा सेल के ऊपर है। तो हम लोग सेल को बहुत अच्छे से करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छूटे ना। तो इसके लिए एक ओवरव्यू, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक बेसिक जो आपको जानकारी रहना ही है, उसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, उससे हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दिया हुआ है उसे भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट उससे शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने बताया आपको। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे आप फंडामेंटल यूनिट मैंने बताया, तो अभी आप किसी वॉल को देखते हैं, यदि आप दीवार को देखेंगे तो दीवार तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन अब जब पूछा जाए कि दीवार का फंडामेंटल यूनिट क्या है, किस चीज़ से बना है, तो आप बोलेंगे ब्रिक से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। और एक एक ईंट को आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये ईंट से बना हुआ है। वैसा ही आप जब सेल को एनालिसिस करेंगे ना, तो सेल भी ऐसा ही दिखा था रॉबर्ट हुके को। ठीक है, तभी उन्होंने इसका नाम सेल दिया था। और सेल का लिटरल मीनिंग होता है रूम, मतलब एक रूम की तरह बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इसी को उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में है ये, तो इसका नाम सेल दिया था। ठीक है, आप ब्रिक्स का, दीवार का छोड़ दीजिए, आप अपने बॉडी को बहुत माइन्यूटली यदि आप देखेंगे किसी माइक्रोस्कोप से तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, आप अपने बॉडी को देख पा रहे होंगे। बॉडी में भी यदि हम बहुत अंदर जाएं तो देखेंगे कि इस तरह से आपका मिलेगा, ये जो है रेड ब्लड सेल है। तो हम लोग सेल को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो सेल है इसका आकार तो स्फेरिकल होता है, तो सेल का आकार, साइज बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बेसिक से शुरू करेंगे कि सेल कैसे हुआ था। तो जो रॉबर्ट हुक के देखे थे जिस माइक्रोस्कोप से, वो माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं, ये था, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। और उन्हें क्या दिखाई दिया था उस बार्क में, जो कॉर्क बना रहे थे। कॉर्क होता है किसी बॉटल का ढक्कन वक्कन बनाने में काम आता है, तो उस तरह से कॉर्क बनाया जाता है। तो इस तरह से उनको दिखा था। और ये आप देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। और यही देख के उन्होंने
एक जो बीच में एक जगह है उसका नाम इन्होंने सेल रखा था, और ये कब की बात है? 1665 ईस्वी की बात है। अब जब बात निकल ही गई थी तो बात बहुत दूर तक गई, बात बहुत दूर तक गई क्योंकि सेल के बारे में उस टाइम पे ज़्यादा लोगों को जानकारी थी नहीं। लेकिन जब ये बात समझ में आया कि कोई भी पार्ट सेल से बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उस सेल के बारे में और लोग रिसर्च करने लगे और भी जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो वैसे ही आए थे सेल के बारे में थ्योरी आए, जैसे स्लेडिन एंड स्वान थे। तो जो सेल का थ्योरी है स्लेडिन एंड स्वान को बोला जाता है कि उन्होंने दिया था। और उन्होंने कब दिया था? तो वो दिया था उन्होंने 1839 ईस्वी में। तो आप डेट भी याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं कि सेल थ्योरी कब दिया गया, तो वो भी देखेंगे। तो अब यदि सेल सेल के बारे में बात करें तो सेल होता है, सेल से हमारा क्या बनता है? जब ये सेम टाइप के सेल जब मिलते हैं, ग्रुपिंग होता है इनका, तो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू कैसे, मतलब ये नहीं हो सकता है कि आपका जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल आपका हार्ट बनाएगा, ब्रेन सेल है तो ब्रेन का ही कोई टिश्यू बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रेन सेल आपका हार्ट का टिश्यू बनाएगा। तो जो सेल होता है सेम टाइप के सेल वो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में आपका बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो इस तरह से चलता है सेल। सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब एक पार्टिकुलर सेल की बात करें तो पार्टिकुलर सेल आप वेट देखे हैं जो डेस्क पे रखा हुआ वो रहता है इस तरह से। तो आप जब पार्टिकुलर सेल का एनालिसिस करेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं एक वीडियो चलाता हूँ आपको, एनिमेटेड वीडियो, उससे आपको पता चलेगा कि कैसा होता है सेल। और ये तभी दिखाई देगा जब इसको जो हाई मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो आया है अभी, उससे देखेंगे तो इस तरह से सेल आपको दिखाई देगा। सेल तो दिखाई देता था, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं तो सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब ऑर्गन्स ही हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिल्स बोला जाता है। सेल के ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिल्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके ऑर्गेनिल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे गोल्गी अपार्टस होता है, एसीआर होता है, वैक्यूल होता है, लाइजोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोम होता है। तो इस तरह से इसके जो हैं वो ऑर्गन है, मतलब ऑर्गेनिल्स हैं। सेल के ऑर्गन्स मतलब ऑर्गेनिल्स हैं। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सेल क्या था? सेल था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब था कि सेल से ही कोई लाइफ बना हुआ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। कहीं कोई भी लाइफ हो वो कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है। तो कैसा सेल को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है? फंक्शनल इसलिए भी बोल सकते हैं ना कि सेल का अपना एक फंक्शन होता है। आप एक इंडिविजुअल सेल को भी लेंगे ना तो उसके अंदर अपना एक फंक्शन चलता रहता है, जैसे डाइजेशन का या फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन का। तो ये सेल अपने आप करते रहते हैं। तो ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो जो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब इसका डिस्कवरी कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका सेल थ्योरी कौन दिए थे? तो स्लेडिन एंड स्वान दिए थे। और एक कब दिए थे? 1838 और 1839 में। इन्होंने क्या कहा था? स्लेडिन क्या कहते? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, जो भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। वही आपका स्वान क्या बोले थे? स्वान बोले थे कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी कौन दिया था। तो सेल थ्योरी आपका स्लेडिन एंड स्वान दिए थे 1839 ईस्वी में। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका कि विरचॉ का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
अब कोई सेल रहेगा ही नहीं तो फिर सेल कैसे बन सकता है, एक सेल कैसे रेप्लिकेट कर सकता है। तो एक सेल का रहना जरूरी है, कोई भी आपके बॉडी में यदि सेल ही नहीं है तो दूसरा सेल कैसे होगा। तो एक जो सेल का जन्म होता है ना, अब कैसे कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, यदि अंडा ही नहीं रहेगा तो मुर्गी कैसे आएगा, पहले मुर्गी नहीं रहेगा तो अंडा कैसे आएगा। तो वैसा ही है, सेल जो है वो सेल से ही बनता है, एक सेल दूसरे सेल को ओरिजिन कराता है, ठीक है। तो इन्होंने विरचॉ ने ये यही जो सिद्धांत था ये दिया था, और ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कौन बोला था, तो ये विरचॉ, ये 1855 में दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल तभी आ सकता है जब एग्जिस्टिंग सेल हो, यदि एग्जिस्टिंग सेल्स ना होगा तो न्यू सेल्स आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये यही कौन बोले थे, विरचॉ बोले थे। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, सेल किसी सेल से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या ऐसा हो सकता है, हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा अमीबा भी ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम भी ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन भी ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग सेल के आधार पे यहाँ पे डिफर करेंगे दोनों को, ऑर्गेनिज्म को। तो कैसे, तो एक ऐसा हो सकता है कि जो एक सिंगल सेल से बना हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो मल्टी सेलुलर हो, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हों। तो सेल के आधार पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होगा, मतलब एक सेल से बना हुआ है, और एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। अब यूनिसेलुलर मतलब क्या होगा कि एक सेल से बने हुए हैं। तो आपको लगेगा क्या ऐसे भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सेल से बना हुआ है, बिल्कुल होता है। आप अमीबा को आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आप पैरामीशियम को देखिएगा, वो ऐसा होता है कि एक ही सेल से बना होता है, और सारे जो बॉडी का फंक्शन होता है, जो एक जीवित कोई प्राणी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना फंक्शन कर सकता है वो सारा फंक्शन करता है एक ही सेल में, ठीक है। तो ये है आपका अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मेड ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शंस, ठीक है, मूव, ईट, रिप्रोड्यूस एटसेट्रा। एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमेशा आपका सिंगल सेल मिलेंगे, और अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे। और मल्टी सेलुलर में आप देख सकते हैं ह्यूमन है, एनिमल्स है, ये सब मल्टी सेलुलर से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल कैसा हो सकता है। हम लोग तो बहुत बात कर लिए कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, ऑर्गेनिल्स होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, कौन इसका थ्योरी दिया। अब बात करें कि सेल के बारे में और डीप पढ़े हम लोग कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि यदि एक ईंट होता है ना, जैसे ब्रिक्स होता है, तो एक बोलते हैं कि कच्चा ईंटा है, एक पक्का ईंटा है। तो कच्चा ईंटा क्या होता है कि उसमें आपको सब कुछ वैसा मटेरियल नहीं मिलेगा, जो कच्चा में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, मजबूती दिखेगा, वो आपको कच्चा ईंट में नहीं दिखता है। तो वैसा ही होता है सेल। तो सेल होता है एक प्रोकार्योटिक और एक होता है यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक आप समझिए कि कच्चा सेल है, कच्चा सेल है मतलब उसका जो ऑर्गन्स है वेल डेवलप्ड नहीं है। ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑर्गन्स होते हैं, लाइजोसोम ऑर्गन्स होते हैं। तो जो प्रोकार्योटिक है, प्रोकार्योटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रो से क्या होता है प्रिमिटिव आप समझिए, और यूकार्योटिक मतलब आपको एक मैं टेक्निक बता देता हूँ। यूकार्योटिक मतलब यू कर दीजिए, और यू करने का मतलब उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और जिसका यूकार्योटिक नहीं है, प्रोकार्योटिक है, तो मतलब उसका न्यूक्लियस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है, मतलब उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहेगा कहीं पे भी, किसी भी बॉडी के कहीं पे भी स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकार्योटिक हो गया। तो यूकार्योटिक हम लोग देख लिए कि यूकार्योटिक मतलब पका हुआ ईंट, और प्रोकार्योटिक मतलब कच्चा ईंट। अब इसके ऑर्गन्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, और यूकार्योटिक का जो भी ऑर्गेनिल्स हैं वो आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट किए हुए रहेंगे, ठीक है। अब यदि साइज की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो प्रोकार्योटिक होता है उसमें 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब जबकि आप यूकार्योटिक की बात करें तो इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। अभी अमीबा की बात करें उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें भी 1 क्रोमोसोम मिलेंगे। बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, तो उसमें भी 1 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ रखे हैं, या तो बीपीएससी या यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। अब ये कच्चा हुआ है, कच्चा है तो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। अब इसमें न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका यूकार्योटिक। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने ऑर्गेनिज्म को भी वो कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया सेल के आधार पे, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। हमने तो बता दिया कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, कच्चा ईंट से इसको कंपेयर कर दिया, तो कच्चा ईंट में भी तो कुछ स्ट्रक्चर होते होंगे ना, तो इसमें ऐसा ही होता है कि ये जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो दिखेगा कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना, ये कहीं पे भी आपका स्टोर किया हो रहेगा इसके ऊपर। जैसे यूकार्योटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है, दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होता है कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है। तो ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इसके ऊपर देखिए कोई सा मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो जो सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनेल्स वगैरह, तो हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ही हमें वेल डेवलप्ड सेल मिलता है। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इसका ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका वेल डेवलप्ड या फिर ये कहें कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, तो आप फर्स्ट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। अब उसके बाद आपका होता है लाइजोसोम, उसके बाद जो कवर किया हुआ रहता है सेल, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वही अब प्लांट सेल में देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन मिलेगा, उसको सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद राइजोसोम होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला था किचन या पावर हाउस, यहाँ पे खाना बनता है उस सेल के लिए। खाना बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी सिंथेसिस होता है। ठीक है, लाइजोसोम होता है, लाइजोसोम का बोला जाता है सुसाइडल बैग। अब लाइजोसोम का क्या काम है, लाइजोसोम क्या करता है कि जितने सारे इंटॉक्सिकेंट बनते हैं ना सेल के अंदर, उन सबको डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब खा जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। ठीक है, यहाँ तक कि सुसाइडल बैग का ये भी कहें तो यदि सेल में खराबी हो गया ना, तो पूरे सेल को ही समाप्त कर देता है, सुसाइड करा देता है ये पूरा तरह से, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। आपको एसीआर मिलेगा, आरईआर मिलेगा, तो ये सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल देखा और यूकैरियोटिक सेल देखा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वो वैसे तो जेली लाइक होता है, बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक है बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म वो सारा चीज़ आ जाएगा जो मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़े कि बहुत सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। वेल डेवलप्ड सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में भी एक एनिमल का सेल होता है, एक प्लांट का सेल होता है। तो प्लांट और एनिमल के सेल ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन इसमें शेप वगैरह में कुछ कुछ आपको डिफर मिलेगा। ठीक है, जैसे हम एक चीज़ बात करें तो इन प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ की सेल वॉल होता है। ठीक है, जो आपको एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेंगे। सेल वॉल क्यों, प्लांट सेल को सेल वॉल क्यों दिया जा रहा है, अब एनिमल सेल को सेल वॉल क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो भाई साहब प्लांट को ऐसा होता है कि बारिश हो रहा है तो प्लांट वहीं पे रुका हुआ है। आप ह्यूमन की तरह नहीं है कि, या कोई एनिमल की तरह नहीं है कि बारिश हो रहा है या धूप हो रहा है तो जाके हम कहीं शेल्टर ले लें। तो उसको तो ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर सस्टेन करना है, तो एक्सट्रीम वेदर सस्टेन करना है तो उसको थोड़ा तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल दिया गया है। सेल वॉल क्या करता है, एक्सट्रीम वेदर को वो सस्टेन करता है। ठीक है, तो सेल वॉल दिया गया है प्लांट सेल को। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जैसे मेम्ब्रेन होता है आपका, मेम्ब्रेन के ऊपर आपका सेल वॉल, एक और एक्स्ट्रा लेयर बोल सकते हैं, तो ये आपका सेल वॉल रहता है। ठीक है, इसमें और कुछ डिफरेंस मिलेगा इसका वैक्यूल जो होता है ना, मतलब बहुत बड़ा भाग जो होता है प्लांट का सेल वो वैक्यूल से ही वो हो जाता है, शैडो हो जाता है। तो ये वैक्यूल है प्लांट सेल का, और ये वैक्यूल आप देख सकते हैं एनिमल सेल का है। तो ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, तो ये आपका वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो आपको प्लांट को कलर देता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, तो ये इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। और सेल के बारे में देख लिए कि सेल में क्या क्या होते हैं उसके ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो कवरिंग है इसका। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया में किचन बोला जाता है, यहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस होता है एडीपी में। और उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो इसको बोला जाता है कि एकदम सेंटर पॉइंट है, यहीं से सब कुछ रेगुलेट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा और इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद लाइजोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया और गोल्गी अपार्टस हो गया। गोल्गी अपार्टस का ऑलमोस्ट वैसा ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो अब आपका न्यूक्लियस का फर्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम है। तो न्यूक्लियस का मेन काम है कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना? तो सारा सेल का एक्टिविटी जो है वो सारा कहाँ से कंट्रोल होता है? न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग का बॉडी का फंक्शन माइंड से कंट्रोल होता है, वैसे ही सेल का आप कह सकते हैं कि माइंड बोला जाता है न्यूक्लियस को। यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, LUS, न्यूक्लियोलस। तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कि डीएनए को स्टोर करता है, ठीक है, और आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। अब ये कैसे सिंथेसिस होता है, इसका एक प्रोसेस है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ इसका? कंट्रोल सेंटर, स्टोर डीएनए, मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, मेक्स राइबोसोम। और एक खास बात बताया न्यूक्लियस के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका माइंड है, माइंड को कवरिंग करने के लिए कैसे स्कूल बनाया गया है ताकि प्रोटेक्टेड रहे। तो सेल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट है तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डबल लेयर दिया गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये आपका स्टेटमेंट बनाकर दे देगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपका डबल मेम्ब्रेन किस में होता है? न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए होता है तो डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए कैसा बनता है? तो डीएनए क्या है तो हम ये भी देख लेंगे। तो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम ऐसा नहीं है जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिल जाएगा, तो क्रोमोसोम हमेशा नहीं रहता है। क्रोमोसोम रहता है जब सेल डिवाइड करने वाला होता है ना, तब क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम पहले किस अवस्था में रहता है? क्रोमेटिन की अवस्था में रहता है। तो जो जब सेल डिवाइड होने वाला रहेगा तब आपको क्रोमोसोम विजिबल रहेगा। वो क्रोमोसोम विजिबल कैसे हो जाता है? तो ऑर्गेनाइज करता है। जो क्रोमेटिन था ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा, अब ये ऑर्गेनाइज होके इस शेप में आ जाता है, और इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम कैसा? और डीएनए से बना होता है, क्योंकि यही इनहेरिटेंस का वो होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है ये आप देख सकते हैं। और डीएनए में भी यदि जीन की बात कर ले तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए, कट कर देंगे तो ये जो आपका आपका फंक्शनल यूनिट मिलेगा डीएनए का, उसको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए के बाद क्रोमोसोम हो गया, और क्रोमोसोम के बाद क्रोमेटिन हो गया, और क्रोमेटिन के बाद आपका न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इतना तक क्लियर है आपका? अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ लेंगे। सेल वॉल के बारे में, क्योंकि एक यूनिक चीज़ है, ये किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, बहुत सारे में बैक्टीरिया में होता है। तो ये सब थोड़ा हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल में क्या क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे भाग नहीं सकते, शेल्टर नहीं ले सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर सस्टेन करना है उनको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो आपका सेल वॉल है नहीं होता है। सेल वॉल के नीचे कौन सा एक इन्वेलप या फिर मेम्ब्रेन होता है? उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन इससे बना होता है। बहुत सारे इसमें केमिकल्स और जो एंजाइम्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, जब हम लोग लिटरल देखेंगे उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या है? तो फिजिकल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब क्या आप समझते हैं? सेलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब होता है कि जो चीज़ जरूरी है उसी को बाहर भेजना, जो चीज़ जरूरी है उसको अंदर लेकर आना, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब का लगा हुआ है, वहाँ पे बल्ब जल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आके अंदर घुस गया, कोई भी चीज़ बाहर निकल गया, मतलब वो सिलेक्ट करके भेजेगा बाहर या सिलेक्ट करके एंट्री देगा। तो ये हो गया आपका सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ये अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सम पार्टिकल्स, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू सॉल्यूट टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट। अभी हम लोग ओस्मोसिस और डिफ्यूजन का कंसेप्ट है। तो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन देखिए क्या होता है कि गैस के संदर्भ में आप ज़्यादा सुने होंगे, और ओस्मोसिस आप वाटर के संदर्भ में ज़्यादा, मतलब जो जनरल फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर गैस का फ्लो होता है, ठीक है। वैसे ही ऑस्मोसिस होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। लेकिन फ्लो किसका होता है? फ्लो होता है वाटर का। कंफ्यूज यही कर जाते हैं। अब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपका हाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, ठीक है, और बगल में एक सॉल्ट का लो कंसंट्रेशन है।
तो यहाँ पे वाटर का क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है सॉल्ट का, ना कि वाटर का। वाटर का कंसंट्रेशन हाई है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा, और इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। और बीच में क्या होना चाहिए, एक सेमी परमिएबल आपका बैरियर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो बैरियर है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, तो पानी फ्लो करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक। इसी को हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। बहुत इसमें कंसेप्चुअल इसलिए बन जाता है ना कि बहुत बार क्या करता है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बना देता है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्वेंट का। वाटर बहुत बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्या कैसा रोल प्ले करता है, सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी वाटर फ्लो करेगा, तभी ओस्मोसिस की प्रक्रिया हो पाएगी, ठीक है। तो ओस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस इज द पासिस ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, ना कि आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब है कि जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक पानी का फ्लो होता रहेगा। और ये जो आपका प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है सेल के बारे में, क्योंकि सेल कभी हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, इसके बारे में भी हम कंसेप्ट बताएंगे। ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जाम हॉल में, लोग गलत करके आ जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भी गलत कर देते हैं। तो ये इसके बारे में मैं कंसेप्ट दूंगा, एकदम से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो आप ऑस्मोसिस के बारे में जान गए। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का फ्लो है, सॉल्यूट का फ्लो नहीं है, किसी पार्टिकल्स का फ्लो नहीं है, वाटर का फ्लो है। और वाटर का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होना चाहिए, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। और वही डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ सेमी परमिएबल बैरियर टू हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। एक किसी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ का भी नाम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आ सकता है। इफ अ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, द मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर। अब किसी पानी में आप एक इतना कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए। अब बिस्किट आप हाथ में लेके हैं, वो पार्ले जी बिस्किट या फिर मिल्क ब्रिटानिया बिस्किट, मेरी गोल्ड बिस्किट, कोई सा भी बिस्किट पानी में आप डालेंगे तो बाहर क्या पानी ज़्यादा है और बिस्किट के अंदर पानी है ही नहीं, तो क्या करेगा, अब ओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। अब पानी कहाँ पे, बिस्किट के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा पानी है और बिस्किट के अंदर पानी है नहीं। तो ये इस प्रक्रिया क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। और ये जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट बोला जाता है, क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया तो सोल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाएगा। और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का क्या कंसेप्ट है, तो टोनिक का मतलब होता है टाइट, टोनिक मतलब टाइट, इतना समझिए। टोनिक, टोनिक मतलब टाइट, टाइट या टाना हुआ। हम लोग बोलते हैं ना टाना हुआ मतलब खींचा हुआ, तो टोनिक मतलब टाइट। अब हम लोग बिस्किट को पानी में डालते हैं तो टाइट रहता है या फिर वो कमज़ोर हो जाता है, आप क्या कहते हैं। यदि हम लोग पानी में बिस्किट को डालें तो पानी में बिस्किट जाते ही वो क्या हो जाता है, टाइट से लूज़ हो जाता है, और बिस्किट कभी कभी तो चाय में गिर भी जाता है, ठीक है। तो लूज़ होने के कारण, तो यहाँ पर हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब तो आप जानते होंगे कम होता है, लेस होता है। तो हाइपो मतलब लेस, और टोनिक मतलब टाइट, तो लेस टाइट। तो लेस टाइट हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा, तो हाइपोटोनिक जो ऑटोमेटिक है आप कहेंगे कि लेस टाइट होगा। तो मतलब क्या होगा, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है बाहर, ठीक है। पानी का मात्रा, तभी तो बिस्किट घुल जा रहा है। पानी का मात्रा कम होता तो और बिस्किट के अंदर ज़्यादा होता तब तो पानी वो बाहर ही निकलने लगता। पानी बिस्किट में ज़्यादा होता तो बिस्किट से बाहर जाता। अभी अब आप कोई वो स्पॉन्ज लीजिए, उसके अंदर ढेर सारा पानी रखिए और उसको किसी सरफेस पे डालिए, तो सरफेस पर पानी नहीं होता और स्पॉन्ज में पानी होता है, तो पानी आपका सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो आपका हाइपरटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक मतलब आप टाइट से याद रखिए, आप कभी कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आपका हाइपोटोनिक जो होता है बाहर ज़्यादा पानी है, और हाइपरटोनिक है कि अंदर ज़्यादा पानी है, ठीक है। इतना आप समझ गए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों का बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब बाकी आप हाइपोटोनिक का देख सकते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि फूल जाता है, पानी इतना ज़्यादा रहता है कि ये फूल जाएगा चारों तरफ से, और फूल के क्या होता है, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये लेस स्ट्रेंथ, कमज़ोर हो जाएगा। ये आप बिस्किट को पानी में डालिए तो फूल नहीं जाएगा ये, और बिस्किट क्या होगा कि एकदम कमज़ोर, उस पे छुएंगे तो
गल जाएगा उसमें। ठीक है, आइसोटोनिक मतलब बराबर, ना ज़्यादा ना कम, बराबर बराबर है, मतलब अंदर की पानी का मात्रा उतना ही है जितना बाहर है। और वही हाइपरटोनिक की बात कर ले तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतना मतलब संकुचित होगा, और संकुचित होगा तो मतलब मजबूत होगा, तो हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा मजबूत। तो हाइपरटोनिक कब होगा? जब हाइपरटोनिक तभी होगा जब अंदर का पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, तो पानी को बाहर भेजेगा, और पानी को बाहर भेजेगा तो और ये मजबूत होगा, तो पानी को रिलीज करेगा तो मजबूती ही आएगी ना इसमें। तो ये होगा आपका हाइपरटोनिक हो गया। साइटोप्लाज्म भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म का क्या है? ऑर्गेनिल्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, हेल्प्स इन मूवमेंट। तो ऑर्गेनिल्स जो आपका मेम्ब्रेन के अंदर जितनी जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये फ्लूइड इन साइड द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपका हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब तो पढ़ लिए। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंडीशन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल और द रिजल्ट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। अब क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? आप कहते हैं लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकल जाना। लाइसिस मतलब, प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या हो गया कि जो पानी बाहर निकाल देता है किसी पत्ता से, तो जो संकुचन होता है ये पत्ता, आप देख सकते हैं, मतलब सेल के बारे में ये रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पत्ता से। लीफ आप देखे होंगे ट्री का, पानी उसमें से बाहर हो तो संकुचन की उसमें एक दिखाई देगा कि वो छोटा पेड़, छोटा पत्ता दिखाई दे रहा है। तो जब संकुचित होता है, छोटा होता है, तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मतलब पत्ता को पैरालिसिस हो गया, पत्ता को पैरालिसिस हो गया मतलब प्लाज्मोलाइसिस हो गया, पानी कम हो गया उसमें। ठीक है, तो पानी कम हुआ तो उसको प्लाज्मोलाइसिस है। इतना ज़्यादा आपका टेक्निकल वर्ड है नहीं, बस आप देख के कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ओस्मोसिस एंड ओकर्स वेरी रेयरली इन नेचर बट इट हैवेंस सम एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा? अंदर पानी ज़्यादा और बाहर कम, तो पानी बाहर निकलेगा, और पानी बाहर निकलेगा तो संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो आपका वो टाइट होगा, और इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। अब हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स देख चुके हैं क्या क्या होता है। अभी हम लोग इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए ध्यान से, इंडस्ट्रीज की तरह दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज में ऐसे ही लगे होते हैं, बहुत सारे टावर्स लगे रहते हैं, या फिर आपका स्मोक टावर्स लगे रहते हैं जिसमें से स्मोक निकलता है। तो आपको टावर की तरह, वैसा इंडस्ट्रीज की तरह लग रहा है ना, तो ये भी वही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोले तो इसमें आपका प्रोटीन बनता है, ईआर में प्रोटीन बनेगा, लिपिड्स बनेगा, फैट बनता है, तो ये सब कुछ आपका ईआर में बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक अब ईआर में आपका एक स्मूथ मिलेगा, स्मूथ, और एक मिलेगा रफ। रफ का मतलब क्या है? रफ कोई चीज़ क्या रूखड़ा होता है तो उसको रफ बोलते हैं। रूखड़ा क्यों रहेगा? तो इसके ऊपर राइबोसोम आपका चिपका हुआ रहता है, तो बहुत सारा राइबोसोम चिपका हुआ था, इसलिए इसको रफ बोला जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? राइबोसोम इसमें चिपका हुआ है। और राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है तो इसको हम लोग स्मूथ बोलेंगे। ठीक है, तो स्मूथ का क्या काम होगा, रफ का क्या काम होगा? तो मैंने बोला कि इसका काम क्या है, मेन तो ये इंडस्ट्रीज की तरह है ही, मैन्युफैक्चरिंग काम ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग रफ वाला क्या? अब राइबोसोम है, राइबोसोम किस में होता है? रफ वाले में। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन बनाने में आपका आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा। वहीं स्मूथ का क्या होगा? तो फैट और लिपिड्स देखे होंगे, बहुत स्मूथ होता है, तो जो आपका स्मूथ वाला है वो आपका लिपिड्स एंड फैट बनाएगा, और जो रफ है आपका प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ई आर इज अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीट्स, लॉन्ग ट्यूबल सीट्स। अब इसका फंक्शन क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आइदर बी स्मूथ और रफ, एंड जनरल इट फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल फंक्शन। तो इसका प्रोटीन का प्रोडक्शन है काम, और इसमें रफ वाला काम क्या है? रफ में राइबोसोम लगा हुआ रहता है, और यहीं से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब जहाँ पर जहाँ जहाँ चिपका रहता है वो राइबोसोम, वहीं पे आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोटीन का। अब स्मूथ ईयर का क्या काम है? स्मूथ ईयर का काम मैंने बताया, लिपिड्स और लिपिड्स और जो आपका फैट होता है स्मूथ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। तो ये आपका हो गया इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस देखते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 21st बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनता है। तो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में क्या क्या चाहिए होता है? आपका प्रोटीन एंड लिपिड्स चाहिए होता है, और भी बहुत चीज़ चाहिए होते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक चीज़ है, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, वो आपका प्रोटीन एंड लिपिड्स है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये आपका सेल बायो। अब एसीआर ऑफ लीवर सेल, अब यहाँ पे देखिएगा स्मूथ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लीवर सेल का, वो वर्टेब्रा में क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है एनी टॉक्सिक सब्सटेंस यदि इंटर कर गया तो ये भी एक फैक्ट है, एसीआर का काम है लीवर सेल का, तो आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब गोल्गी अपार्टस के बारे में पढ़ेंगे, तो गोल्गी अपार्टस के बारे में तो इसका क्या काम है, अब हम लोग उसको देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई काम होना चाहिए। अब हम लोग इंडस्ट्रीज लगा दिए, रोड वोड भी बनाएंगे हम लोग, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। पैकर्स एंड मूवर्स जो होता है, पैकर्स एंड मूवर्स का काम क्या हो गया, गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस मतलब पैकर्स एंड मूवर्स, गोल्गी अपार्टस मतलब पैकर्स एंड मूवर्स, बस इक्वल कर देना है पैकर्स एंड मूवर का। इसका क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स बना बना के वो उसको स्ट्रक्चर दे के ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। आपको एक वीडियो के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। These membranes often have a connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। तो ये एक है, बस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। और बाकी है द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज, पैकेज करेगा, डिस्पैच करेगा, और कहाँ डिस्पैच करेगा, जहाँ जहाँ टारगेट साइट रहेगा, आउटसाइड आपका गोल्गी अपार्टस जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास भी भेजेगा, कहीं पे भी ज़रूरत है वो सारा आपका गोल्गी अपार्टस ही पैकेजिंग एंड मूविंग का काम कराता है। तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस मतलब पैकर्स एंड मूवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइजोसोम। तो लाइजोसोम के बारे में ओवरव्यू मैंने बताया, लाइजोसोम मतलब सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या, कोई भी आपका इंटॉक्सिकेंट इंटर कर जाता है या फिर ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ का, उस सब को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। एंजाइम इतना हार्ड बनाता है ना, ये हार्ड बनाने का, इसका एंजाइम तो एक्चुअली एसीआर में भी बनता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम सिंथेसिस होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम्स इतने हार्ड कि किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। लाइजोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, दिस हेल्प कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेस्टिंग फॉर द फॉरेन मटेरियल्स एज वेल वर्न आउट ऑर्गेनल्स। कोई भी ऑर्गेनल्स डेड कर जाता है, यहाँ तक कि सेल डेड कर जाता है, उसे भी डाइजेस्ट कर जाएगा लाइजोसोम। इसके अंदर इतने एंजाइम होते हैं कि सेल को पूरा बस्ट कर सकता है, ठीक है। लाइजोसोम आर द एबल टू डू दिस बिकॉज द कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ऑल ऑर्गेनल्स मटेरियल, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ना कि जहर ही जहर है। ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and enzymes digest their own cell। ये ठीक है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर इसका, आप माइटोकॉन्ड्रिया का देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, और एक मेम्ब्रेन कवरिंग, टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स कहाँ देखे थे, एक देखे थे हम लोग न्यूक्लियर के पास, न्यूक्लियस के पास टू मेम्ब्रेन था, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है टू मेम्ब्रेन, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखिए यहाँ पे डीपली फोल्डेड दिख रहा है और आउटर वाला दिख रहा है। फंक्शन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीपी एनर्जी करेंसी क्या होते हैं, तो एडीपी एटीपी दिया रहेगा, तो आपका मार्क क्या करना है, एटीपी देना है, एडिनोट्राई फॉस्फेट, ठीक है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स फॉर द मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया जितना सारा सेल में काम होता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी कहाँ से वो आपका फुलफिल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ऑन डीएनए और राइबोसोम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गन मिलेंगे सेल के अंदर जिनके अंदर खुद का डीएनए है। जैसे आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए खुद का होता है, राइबोसोम खुद का होता है, और वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है। राइबोसोम तो बाहर होता ही है मेन आपका, लेकिन आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस फैक्ट को एकदम से वीवीआई मानना है और इसे रट जाना है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, हो गया। अब जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम मिलेंगे तो प्रोटीन तो बना ही सकता है। यदि स्टेटमेंट में दे सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन बिल्ड प्रोड्यूस इट्स ऑन प्रोटीन्स, तो यस इट कैन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब सब किस में होता है, प्लास्टिड्स जो सैक टाइप का होता है उसके अंदर रहते हैं। तो जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, तो क्रोमो से क्या होता है, क्रोमो से आप क्या समझते हैं, क्रोमो का मतलब होता है कलर, और वही एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट या कलरलेस होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल हो जाएगा, और ल्यूकोप्लास्ट में जिसमें कलर नहीं होता है, तो कलर नहीं होता है, ऑयल में कलर नहीं होता है, प्रोटीन का वाइट कलर होता है। तो इस तरह से जो चीज़ कलरलेस है या वाइट कलर की है, तो वो आपका ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएगा। और कल क्रोमोप्लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा। क्लोरोफिल क्यों, क्लोरोफिल नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट कंसिस्ट करता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आपका जो लीव्स हैं वगैरह ग्रीन दिखाई देता है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, वही ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट होता है या कलरलेस होता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट में आपका प्राइमरली ऑर्गेनिल्स विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स एक, तो पहली चीज ये बात देखेंगे हम लोग कि जो एनिमल में वैक्यूल्स है ऑर्गेनिल्स, और जो एक सेल जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स है, दोनों में आपको डिफरेंस ये दिखेगा कि प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है। मतलब आप कह सकते हैं ना कि 80% तक का जो भाग होता है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल से ही घिरा रहता है। ठीक है, 50 to 80% या 90% भी कह सकते हैं। तो वैक्यूल सबसे बड़ा होता है प्लांट सेल में। और वैक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, वैक्यूल्स के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है, कुछ भी खाने पीने का सामान, वो सब कुछ आपका वैक्यूल्स में, कुछ नहीं है तो वैक्यूल्स में जाके रख देना है। मतलब स्टोर करने के लिए वैक्यूल सबसे बड़ा आपका एक ऑर्गेनिल्स होता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल एंड वेरी लार्ज इन आपका प्लांट सेल में होता है। और सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी सेल को देता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन है उसका, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो स्टोर किए रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बात कर लेंगे। तो सेल डिवीजन मोस्ट केस में लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या है, माइटोसिस मियोसिस क्या है। तो सेल डिवीजन का एक तो प्रोसेस है, आपका इंटरफेज मिलता है और एक एम फेज मिलता है। इंटरफेज में पूरा प्रक्रिया कर लेता है डिवीजन करने का, और आपका एम फेज में क्या होता है, वो अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वहीं पे वो एक आता है कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का डिवीजन आपको कार्योकाइनेसिस में आ जाएगा। जब तक ये न्यूक्लियस डिवीजन होता है तब तक की प्रक्रिया कार्योकाइनेसिस में आ जाएगा। और जैसे ही आपका साइटोप्लाज्म अलग हो गया, देखिए इसका साइटोप्लाज्म अलग हो गया और इसका साइटोप्लाज्म अलग हो गया, तो इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, और दो फेज बताया, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तो एम फेज में आपका क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, इंटरफेज में प्रिपरेशन करता है और एम फेज में स्प्लिट कर जाता है। एम फेज में भी बहुत सारे फेज होते हैं, बट आपको जो मुख्य बातें हैं वो जानना है कि इंटरफेज और एक एम फेज। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह से सेल डिवीजन होता है, एक मिटोसिस और एक मियोसिस। तो मियोसिस का प्रक्रिया जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उस टाइम पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसमें मियोसिस में उसी गैमेट्स बनाने के लिए होता है। मतलब गैमेट्स बनाना है तो मियोसिस होगा। बाकी कहीं पे भी सेल डिवीजन का प्रक्रिया होता है, जैसे कोई हमारा सेल है, हमारे स्किन कहीं पे जल गया, वहाँ पे सेल बनता है तो मिटोसिस से बनता है। डैमेज को आपका रिपेयर करता है तो मिटोसिस से होता है। या फिर आप कह सकते हैं छिपकली का जो पूंछ कट जाता है, दोबारा जो आपका पूछ आता है, तो वो किस चीज़ से आता है, मिटोसिस से आता है। तो डैमेज को आपका जो रिपेयर का काम करता है मिटोसिस से होता है। और मियोसिस में क्या होता है कि गैमेट्स बनता है। मियोसिस में क्या होगा, गैमेट्स कैसे बनता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो गैमेट्स बनता है, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में हाफ हाफ होता है, हाफ पिता का होता है, हाफ माता का होता है। तो हाफ जो रहता है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ जाता है। ठीक है, जबकि मिटोसिस में आपका क्या होता है, फूल जाता है। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, गैमेट्स बनाने के लिए तो हाफ हाफ जाएगा, और इसमें 4 जो डॉटर सेल बनता है आपका, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनेंगे, और मिटोसिस में आपका 2 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, मीटो टो मतलब 2, मिटोसिस में 2 डॉटर सेल और मियोसिस में 4 डॉटर सेल। और इसमें क्या होता है, हाफ आपका क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर होता है, और इसमें आपका फुल क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब जैसे आपका रिपेयर करना है, कोई पार्ट्स आपका डैमेज है, उसका यदि छिपकली का पूंछ रिपेयर करना है, तो जो जितना पूंछ में आपका क्रोमोसोम चाहिए उतना तो लगेगा ना, फुल क्रोमोसोम। ऐसा नहीं ना कि हाफ क्रोमोसोम से पूंछ बन जाएगा। तो इसमें फुल क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है और इसमें हाफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। तो ये मुख्य बात यही जानना है। मियोसिस गैमेट्स बनाने के लिए, मतलब कंफ्यूजन ये होता है ना कि मिटोसिस
कब होता है, मियोसिस कब होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जब सेल डिवाइड करने के लिए जब गैमेट्स बनता है ना, तभी होता है, ठीक है। और बाकी जितने सारे सेल डिवीजन होते हैं बॉडी में रिप्लेनिश करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, हर जगह आपका मिटोसिस होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक। यहाँ पे 4 डाउटर सेल और यहाँ पे 2 डाउटर सेल, तो ये आपका सेल पूरी तरह से फिनिश होता है यहाँ पे। तो सेल के बारे में जो हम लोग पढ़े, अब हम लोग एनसीईआरटी से उसको गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि नोट्स भी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। तो एक बार देख लेंगे कि इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक के बारे में स्टोरी दे रखा है इसमें। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। उसके बाद हो गया ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म किसी से बना हुआ है, माइक्रोस्कोप का दे रखा है। अभी बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेल थ्योरी पढ़े थे हम लोग, स्लिन एंड स्वान का 1839 में जो दिए थे। उसके बाद विरचॉ का भी हम लोग पढ़े थे, जो ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब उसके बाद अमीबा के बारे में पढ़े थे कि एक सिंगल सेल भी हो सकता है, वो लाइफ का पूरा प्रोसेस कर सकता है। क्लेमीडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या है कि सिंगल सेल होने के बाद भी लाइफ का जितना सारा प्रोसेस है वो कर पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सेल होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें मसल सेल ऐसा होगा, नर्व सेल ऐसा होगा, और स्पर्म सेल ऐसा होगा, ओवम सेल ऐसा होता है। तो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। और उसके बाद अमीबा एक ऐसा सेल होता है जो अपना चेंज करता है शेप। ह्यूमन बॉडी में भी डब्ल्यूबीसी है जो अपना सेल का शेप चेंज चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़े, डिफरेंट जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं जिसको ऑर्गेनिल्स बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, बनता कैसे है, और उसमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस भी हम लोग पढ़ लिए। और हम लोग हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का कंसेप्ट भी देख चुके हैं। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब क्या, जिसमें पानी ज़्यादा हो, और हाइपरटोनिक जिसमें पानी कम हो। हाइपोटोनिक, टोनिक मतलब पानी ज़्यादा होगा तभी तो कम, लेस टाइट होगा, ठीक है। मतलब टोनिक मतलब टाइट, कम टाइट मतलब पानी ज़्यादा, और ज़्यादा टाइट मतलब पानी कम, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, इट्स ओके। लेकिन रॉबर्ट हुक एक डेड सेल का डिस्कवरी किए थे, एक लिविंग सेल का डिस्कवरी लोवेन हुक किए थे, ठीक है, 9 साल बाद। जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में डिस्कवरी किया, और लोवेन हुक 1674 में एक इंडिविजुअल सेल का डिस्कवरी किया था, और लिविंग सेल था, ठीक है। वो कहाँ पे किए थे, पोंड वाटर में किए थे। मतलब पोंड वाटर मतलब होता है कुएं के वाटर में, ठीक है। तो ये आपका एक फैक्ट है। तो हम लोग वो देख लिए। अब नेक्स्ट, तो हम लोग अमीबा के बारे में पढ़े कि अमीबा जो है अपना सेल का शेप चेंज करता है। तो शेप चेंज करने के दौरान जब उसको फूड खाना होता है तो शेप का चेंज अलग कर लेता है। तो मान के चलिए ये अमीबा है और ये 2 पैर की तरह निकालेगा, तो इसको क्या बोला जाता है, सीडोपोडिया बोला जाता है इसको, ठीक है, सीडोपोडिया। और ये जो इनगल्फ करता है, इनगल्फ कोई भी फूड ये पार्टिकल्स ये इनगल्फ करता है, तो इस इनगल्फ करने की प्रक्रिया को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इंडोसाइटोसिस याद कर लीजिए। प्लाज्मोलाइसिस भी पढ़ लिए हम लोग, पैरालिसिस ऑफ लीफ जिसमें पानी मात्रा कम हो जाए। उसके बाद हम लोग सारा न्यूक्लियस का क्या क्या न्यूक्लियस में होता है वो देख लिए। और वो जो नोट्स में है उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, और जो भी ज़्यादा दिया हुआ है वो हम यहाँ पे बता देंगे। और हम लोग देखें कि आपका क्रोमोसोम कब विजिबल होता है। क्रोमोसोम होता है जब आपका सेल डिवाइड होने वाला रहता है। उसके बाद क्रोमोसोम जब डिवाइड नहीं होने वाला रहता है तो प्रेजेंट डीएनए किस चीज़ में रहता है, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहता है। इंटेंगल मास थ्रेड कहा जाता है इसको। सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़े, सेल ऑर्गेनिल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स का क्या क्या काम है। जैसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े, ईआर। और उसके बाद ईआर जो बोला गया था इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन, जो वहाँ पे प्रोटीन, ऑयल और फैट सबका सिंथेसिस हो रहा था। एक रफ ईआर होता है, एक आपका स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ ईआर पे ऑयल और फैट होता है, रफ ईआर पे प्रोटीन बनता है। गोल्गी अपार्टस के बारे में पढ़ लिए। गोल्गी अपार्टस का काम क्या था, और पैकेजिंग और पैकर्स एंड मूवर्स का एग्जांपल दिए थे,
ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम, सुसाइडल बैग के बारे में पढ़े हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य बात ये थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का कवरिंग डबल होता है, और डबल कवरिंग किसका होता है, एक डीएनए का होता है, न्यूक्लियस का होता है, और इसमें एक अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। प्लास्टिड्स के बारे में पढ़े। प्लास्टिड में आपका क्या क्या था, क्रोमोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट था। क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रीन कलर मिलता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट में आपका स्टोरेज होता है, जो आपका ऑयल फैट ये सब है उसका। सेल डिवीजन भी हम लोग पढ़ लिए। सेल डिवीजन में मिटोसिस मियोसिस पढ़े। मिटोसिस में क्या होता था, मिटोसिस में हो रहा था कि जो इनहेरिटेंस था, जो क्रोमोसोम था, बराबर क्रोमोसोम मिल रहे थे और दो डॉटर सेल बन रहा था। वही मियोसिस जो गेमिट्स बनाने के लिए बनता है, तो इसमें क्या हो रहा था, डॉटर सेल में हाफ 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 ट्रांसफ़र हो रहा था। तो हाफ हाफ ये दो दो बार में साइकिलिंग चलता है, तो चार डॉटर सेल बनता है। इसमें क्या होगा कि डॉटर सेल हाफ मदर का और हाफ फादर का, तो हाफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये हम लोग सेल कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो है टिश्यूज़। ठीक है। तो टिश्यूज़ में देखेंगे टिश्यूज़ में क्या क्या पढ़ना है। तो टिश्यू चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो टिश्यूज़ क्या होता है, तो मैंने बताया कि इस स्पेशलाइज जो सेल होते हैं, एक ही प्रकार के सेल जो मिल के एक ग्रुप में काम करते हैं, वो क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो एक हार्ट को ले लीजिए। तो हार्ट जो बना होगा वो सेल से बना होगा। तो हार्ट के जो सेल होंगे स्पेशलाइज सेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन सेल हार्ट में काम करे। ब्रेन सेल का काम क्या है, ब्रेन बनाना। ठीक है। वही न्यूरॉन का क्या काम है, जो नर्व सेल है, नर्व बनाना। तो ही जो आपका कार्डियक का रहेगा या हार्ट का रहेगा, तो हार्ट सेल ही बनेंगे। तो ये स्पेशलाइज सेल मिलके क्या करेंगे, हार्ट को बनाएंगे। ठीक है। तो टिश्यूज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। तो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं और इसी से टिश्यू बनता है। अब बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। तो सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए टिश्यूज क्या होंगे कि एनिमल का बॉडी अलग होता है, प्लांट का बॉडी अलग टाइप का होता है। तो प्लांट में भी टिश्यूज पाए जाते हैं, एनिमल में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। तो प्लांट वाले टिश्यूज जो होंगे अलग अलग सेल से बने होंगे। प्लांट में हम लोग देखे भी कि एक्स्ट्रा सेल के ऑर्गेनल्स भी मिल रहे थे, सेल भी अलग टाइप का मिल रहा था। एनिमल में भी ऐसा हो रहा था। तो डिजाइन फॉर द फंक्शन रिक्वायर्ड बाय प्लांट एंड डिजाइन फॉर द फंक्शन रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स। अब इसमें क्या हुआ कि डिजाइन स्टे इन रेस्ट। अब जो प्लांट है वो तो कहीं पे मूवमेंट नहीं करता है, लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन में लोकोमोशन होता है। तो उसी तरह से टिश्यूज भी बनाए जाते हैं। तो पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में बात कर लेंगे। तो प्लांट टिश्यूज को हम लोग डिफाइन करें तो प्लांट में आप सिंपल से समझिए कि प्लांट में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होता है, और प्लांट में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है। जैसे आप सीड को आप जैसे ही सो करते हैं, तो सीड से निकलता है एक छोटा सा पौधा बनेगा। अब पौधा बनेगा तो उसका देखेंगे कि ऊपर का पार्ट जो है वहाँ से छोटा पत्ती निकलता है। छोटा पत्ती के बाद बड़ा पत्ती बनता है। बड़ा पत्ती के बाद उसका जो स्टेम है, स्टेम में ग्रोथ होता है। तो जहाँ पे ग्रोथ प्लांट्स का होता है वो, और जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है वो, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वही होते हैं, वही वो सब भाग को लिया जाता है जहाँ पे ग्रोथ होता है। ठीक है। अब ग्रोथ कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो हम लोग देखते हैं कि एपिकल। एपिकल मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप जो ग्रोथ होता है वो। लेटरल हो गया कि जो मोटाई बढ़ती है वो, और इंटर कैलरी हो गया जहाँ पे नोड्स वगैरह बनते हैं वो। तो तीन जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। एकदम ध्यान से समझिएगा। मतलब जो अब हम लोग पौधा लगाते हैं, तो या तो वो लंबाई में बढ़ेगा, या तो मोटाई में बढ़ेगा, या उसके पत्ते वत्ते बढ़ेंगे। ठीक है, यही हो सकता है ना, और क्या बढ़ सकता है। अब एपिकल में ये हो सकता है कि लंबाई बढ़ेगा तो जड़ भी बढ़ेगा, तो जड़ और लंबाई दोनों एपिकल में आ जाता है। लेटरल में क्या होगा कि उसका
मोटाई बढ़ेगा तो लेटरल मेरिस्टेम में हो जाएगा। और जहाँ पे नोड्स बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे ढेर सारे ब्रांचेज आएंगे, उसको इंटरकैलरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यूज ये होते हैं कि आपका इसमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है। ये सिंपल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल बोले तो सिंपल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ही प्रकार के सेल मिलेंगे, और कॉम्प्लेक्स ढेर सारा चीज़ हो जाता है तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में दो तीन सेल मिलके एक ही काम को करेंगे, मतलब उस काम को उस प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन देंगे अपना। ठीक है, तो सिंपल में हो गया कि एक ही टाइप सेल से बने हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स में हो गया कि अलग अलग टाइप से सेल से बने हुए हैं। अब इसमें हो गया कि उस प्रोसेस को ये कंट्रीब्यूट करते हैं उस प्रोसेस में, जैसे जाइलम में हो गया, फ्लोएम में हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम में काम क्या है, इसमें कंडक्शन का काम है, मतलब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे जाइलम का ले लें तो वाटर का मूवमेंट कराना होता है, तो वाटर का मूवमेंट कराने के लिए बहुत सारे सेल्स जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मिल के जिस प्रोसेस को करते हैं तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोला जाता है। परमानेंट टिश्यूज में दो प्रकार के आएंगे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में आएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा का मतलब ही होता है फूड वगैरह स्टोरेज करना। पेरेन्काइमा कहीं पे भी मिलेगा तो मतलब फूड स्टोरेज करना। कोलेनकाइमा कोलगेट का आप देखें कोलगेट कैसा होता है। कोलगेट का जो कवर होता है उसको आप किसी तरह से फ्लेक्स कर लेंगे तो फ्लेक्स हो जाएगा, टूटता नहीं है। तो कोलेनकाइमा का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही स्केलेरनकाइमा, स्केल आप देखें हार्ड होता है, स्केल स्केल जो हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, तो वो हार्ड होता है। तो स्क्लेरन काइमा का क्या है, हार्डनेस और स्टिफनेस बढ़ाने के लिए स्क्लेरन काइमा। जैसे कोकोनट का हस्क होता है तो स्क्लेरन काइमा से बना होता है। ठीक है, तो कोलेन काइमा का एग्जांपल आप दे दे तो जो आप देख सकते हैं, जैसे लौकी का वो होता है, लौकी का लत्तर होता है, तो लत्तर या टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स जिसको पकड़ के सहारे से वो लोग किसी चीज़ पे चढ़ते हैं, तो वो जो होता है वो कोलेन काइमा कहा जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। और पेरेन काइमा फूड स्टोरेज के लिए होता है। और स्क्लेरन काइमा का क्या होता है, स्केल का एग्जाम्पल दिया, स्केल हार्ड होता है तो स्क्लेरन काइमा हार्डनेस और स्टिफनेस स्क्लेरन काइमा देता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या था, जाइलम था। जाइलम अब बोला कि तरह तरह के इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होता है, जैसे ट्रेकियार्ड्स होता है, उसके बाद वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल एक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जाइलम होता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम मतलब फाइव, फ्लोएम मतलब फाइव। तो ये फ्लोएम जो है 5 प्रकार के सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और एक फ्लेम फाइबर्स होता है। पेरेन्काइमा का मतलब क्या हो जाएगा, फूड स्टोरेज का हो जाएगा। कंपेनियन सीव ट्यूब्स का क्या हो जाएगा, कंपेनियन सेल का क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यूज उसी रीजन्स को लिया जाएगा जहाँ पे ग्रोथ होता है। और ग्रोथ किसी भी पौधा में कहाँ कहाँ हो सकता है, आप खुद से सोचिए ना कि ग्रोथ कहाँ कहाँ हो सकता है। या तो वो लंबाई में बढ़ेगा, या वो मोटाई में बढ़ेगा, या ऐसा हो सकता है उसमें ज़्यादा ब्रांचेज आए। जहाँ पे ब्रांचेज आएगा उसको इंटर कैलरी बोला जाएगा, और जहाँ पे मोटाई बढ़ेगा उसको हम लोग लेटरल कहेंगे, और जो जहाँ पे लंबाई बढ़ेगा उसको एपिकल कहेंगे। ठीक है, ये एपिकल देख सकते हैं, यहाँ पे लंबाई की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, और यहाँ इंटर कैलरी, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है ब्रांचेज का, लिप्स का, नोड्स का। और यहाँ पे लिटरल, लिटरल मतलब एज का, मोटाई का। ठीक है, और एपिकल ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो इंटर कैलरी, एपिकल एंड लेटरल। सिंपल टिश्यूज में पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या काम है, फूड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और लूजली पैक्ड होता है। पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। ठीक है, उसके बाद कोलेनकाइमा मैंने बताया, कोलगेट का जो पैकेट होता है, कोलगेट का जो कवर होता है उसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और थिक एंड एट कॉर्नर होता है, ये भी एक लिविंग सेल्स है। और उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा बताया, हार्ड होता है स्केल, तो हार्डनेस और स्टिफनेस के लिए। सेल आर लॉन्ग नैरो वॉल्स, थिक एंड लिग्निन, नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है, बाकी ये दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, ये एक डेड सेल है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि अब एक और लेयर होता है पेड़ पौधे में, अब देखेंगे ना, सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस में क्या होता है, यूजुअली मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब बहुत हार्ड वेदर है, जैसे वेरी ड्राई हैबिटेट्स हो गया, तो एपिडर्मिस में भी थिकर सिंस प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। अब वाटर लॉस को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। आप चले जाएंगे ये राजस्थान एरिया में, तो वहाँ के जो
पेड़ पौधे दिखेंगे वहाँ पे एक वैक्सी टाइप का आपको फ्लूइड निकलता हुआ पेड़ से दिखेंगे। तो वैक्सी क्या करता है, वैक्सी क्या करता है कि वाटर लॉस को रोकता है। ठीक है। और वाटर लॉस को कैसे रोका जा सकता है, वाटर लॉस के लिए आप देखेंगे कि जो लिप्स होते हैं, लिप्स में स्टोमाटा जिसको बोला जाता है, स्टोमा कहें या स्टोमाटा, तो स्टोमाटा मिलता है। स्टोमाटा पोर्स होता है जो पत्ता में एक बोल सकते हैं छिद्र टाइप का होता है, और दोनों तरफ से गार्ड सेल उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये गार्ड सेल हो गया और ये स्टोमेटा कहलाता है। अब इसके बीच से वाटर लॉस, कब वाटर निकालना है कब वाटर बंद करना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को मूवमेंट कराना। अब कोई भी पौधा है तो उसको वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाटर यहाँ पे, यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। अब ये होता है कि वाटर नीचे से जाता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वहीं एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का क्या काम है कि ये फूड को, जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड की ज़रूरत तो रूट को भी है, रूट के बाद सारे स्टेम को भी है, ब्रांचेज को है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, हर तरह से जा सकता है आ सकता है। ठीक है। तो इसका फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फूड को। और इसमें जाइलम का वाटर एंड मिनरल्स को। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। जाइलम आप देख सकते हैं, जाइलम में क्या क्या होता है, इसमें ट्रेकियार्ड्स के सेल होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा का क्या काम है, फूड का, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। और ये ट्रेकियार्ड्स का क्या है, ये डेड सेल से बना होता है और ये ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स के लिए होता है। और फाइबर्स का क्या है, फाइबर्स जहाँ पे मिले वो सपोर्टिव का काम करता है। फाइबर्स मतलब सपोर्ट, और पेरेन्काइमा मतलब फूड स्टोरेज। ठीक है। तो ये ट्रेकियार्ड्स वगैरह का आप इमेज देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ही लिया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लोएम के बारे में करें। फ्लोएम 5 टाइप के सेल से बना हुआ है। जैसे सीव सेल्स होता है, सीव ट्यूब्स होता है, ट्यूब्स का मतलब ट्यूबुलर, वो कंडक्शन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए। उसके बाद कंपेनियन सेल होता है। फ्लोएम फाइबर्स होता है। फ्लोएम फाइबर्स का क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सपोर्ट का काम करेगा। और पेरेन्काइमा का क्या होता है, पेरेन्काइमा का स्टार्च एंड प्रोटीन्स का स्टोरेज के लिए। ठीक है। तो आपका जो फ्लोएम और आपका जो जाइलम है, जाइलम में आपका पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेम 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 मिलेगा, फाइबर सेम मिलेगा। लेकिन इसमें एक सीव टिप्स, सीव सेल होता है और उसमें ट्रेकियार्ड्स मिलेंगे। ठीक है। ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स मिलेंगे। ओके। तो बस डिफरेंस ये है कि ये आपका यूनिडायरेक्शनल है, ये वाटर एंड मिनरल को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही फ्लोएम आपका फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना याद रखना है। और इसी इसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। और जाइलम और फ्लोएम का आप देख सकते हैं कैसे इसमें यूनी डायरेक्शनल हो रहा है, एक ही साइड से मूवमेंट कर रहा है। जो नीचे से पानी जाएगा ऊपर या मिनरल्स, वही आप फ्लोएम को देखेंगे, ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी आ सकता है। तो ये आपका फ्लोएम हो गया। अब हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो टिश्यूज़ मतलब सेल के ग्रुप से बना हुआ है। तो या तो टिश्यूज़ में आप स्किन को देख सकते हैं, तो स्किन भी बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो स्किन बहुत सारे सेल से बना है, तो ये भी एक टिश्यूज़ हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्किन एकदम से पतला है, स्किन के नीचे भी कुछ आपको पदार्थ मिलेंगे। तो आपका एपिथेलियल, ये जो स्किन है, इस टाइप के टिश्यू को क्या बोला जाता है, एपिथेलियल टिश्यूज बोला जाता है। एक होता है मस्कुलर टिश्यूज होता है, एक होता है कनेक्टिव टिश्यूज होता है, और एक नर्वस टिश्यूज होता है। तो हम सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्टिव क्यों कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का काम करेगा। मतलब एक जो होता है ना, फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करता है। जैसे बोन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है बोन। कार्टिलेज क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्लड क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक का ब्लड, ये पूरा क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। मस्क्यूलर टिश्यूज क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो हमारा मतलब एक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, उसको करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इपिथेलियल ये सपोर्ट के काम करते हैं, जैसे स्किन वगैरह हो गया, स्किन क्यूबोइडल, कॉम्यूलर और सिलिएटेड। तो इपिथेलियल टिश्यूज हो गए।
अब जो हम स्किन देख पा रहे हैं, ये हम लोग आउटर कवरिंग देख पा रहे हैं स्किन के नीचे भी कुछ होगा। अब हम बॉडी के अंदर आपका जो एसोफेगस है, मान के चलिए एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, तो स्टोमक के अंदर एक लाइनिंग है, मतलब अंदर का जो स्किन बोल सकते हैं, तो स्टोमक के अंदर का लाइनिंग है, उसमें भी वो भी एक सेल से बना हुआ है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसमें भी स्क्यूमस आपका लगा रहता है, स्क्यूमस ही सेल होता है, स्क्यूमस टिश्यूज ही होता है, एपिथेलियल टिश्यूज ही होता है। तो इपिथेलियल टिश्यूज में बहुत टाइप के होते हैं, एक स्क्यूमस होगा, क्यूबोइडल होगा, कॉलमनर होगा, सिलेटेड होगा और ग्रेनुलर होगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात किए तो एक स्टेटेड टिश्यूज होता है, और उसके बाद स्मूथ होता है, और एक कार्डियक होता है। तो इसमें वॉलेंट्री मसल होता है, इनवॉलेंट्री मसल होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज कवर करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, ये बाहर से हो या अंदर से हो कवरिंग करने का काम करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। एपिथेलियल टिश्यूज सेल आर टाइटली पैक्ड इन फॉर्म एंड कंटिन्यूअस शीट। अब जैसे सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल स्क्यूमस हो गया, सिंपल कॉलमनर हो गया, और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस हो गया। स्ट्रेटिफाइड मतलब ढेर सारा स्ट्रेटिफाइड कर दिया गया, उस एक के ऊपर एक रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से किस में पाए जाते हैं, ये हम लोग एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका मस्कुलर, जैसे आपका ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस हो गया, स्किन में पाया जाएगा। वही आप क्यूबोइडल देखेंगे तो क्यूबोइडल आपका किडनी में पाया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो आपके टिश्यूज़ हैं वो हर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये मूवमेंट, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से वो। अब मस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज का मेन कारण है मूवमेंट कराना। अब जैसे हाथ से हम लोग कुछ चीज़ उठाते हैं, तो आप जब उठाएंगे तो देखेंगे कि कुछ जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ मसल जो हैं रिलैक्स कर रहे हैं। हम लोग बैठते हैं तो उस टाइम पे भी देखेंगे कि कुछ मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ मसल जो हैं मूवमेंट में हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या है, हेल्प्स इन मूवमेंट बाय कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्शन मतलब खिंचाव पैदा करना, और रिलैक्सेशन मतलब उसको छोड़ देना। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, मसल में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, और इसी वजह से हम लोग कुछ चीज़ को रिलैक्स करते हैं और कुछ चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसमें भी बहुत टाइप के मिलेंगे, जैसे आपका ब्रांच्ड रहेगा, कोई आपका अनब्रांच्ड रहेगा, और एक होता है स्मूथ मसल सेल्स। तो इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए कि आपका जो मसल टिश्यूज़ है उसका काम क्या है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन से। इसमें से बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ में मैंने बताया कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, और इसमें एक मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे ब्लड हो गया, ब्लड में फ्लूइड लाइक प्लाज्मा पाया जाता है, वो मैट्रिक्स ही होता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स आपका जो बोन है, बोन में मैट्रिक्स पाया जाता है फॉस्फोरस और कैल्शियम का, तो ये मैट्रिक्स पाए जाते हैं। और इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है ये लूजली स्पेस्ड होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपका ब्लड हो गया, ब्लड ब्लड कैसे बना हुआ है, ब्लड में बहुत सारे, ब्लड का चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एनसीईआरटी चैप्टर में करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाया है, जो भी ब्लड के बारे में चीज़ें हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में मसल हो गया, टेंडम हो गया, तो एक टेंडम और लिगामेंट होता है। तो बीएलबी हो गया, बीएलबी से याद करिए, लिगामेंट क्या करेगा, बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, और बीटीएम होता है, बीटीएम, बस इतना याद रखिए। तो टेंडम क्या करता है, बोन टू मसल कनेक्ट करता है। तो आपका टेंडम क्या करेगा, मसल को और बोन को कनेक्ट करेगा, और लिगामेंट क्या करेगा, बोन टू बोन कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो बीएलबी और बीटीएम, बीएलबी बीटीएम आप 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद फैट सेल के बारे में थोड़ा दे रखा है। तो फैट सेल क्या होता है कि फैट जो आपका स्किन के नीचे जो जमा हो जाता है, एडिस्पोज टिश्यूज़, एडिस्पोज टिश्यूज़ को हम लोग फैट सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कार्टिलेज देख रखते हैं, कार्टिलेज यहाँ पे भी होता है। नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो नर्वस टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, मतलब जो और टिश्यू और सेल देखेंगे तो इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लंबा होता है, इलोंगेटेड होते हैं। तो कंडक्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो न्यूरॉन्स का क्या काम है,
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से सिग्नल को ट्रांसफर करता है, और हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज, और नर्वस टिश्यूज और न्यूरॉन्स बोला जाता है इसको। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्वस और न्यूरॉन्स। ठीक है, ये तो इतना था आपका टोटल टिश्यूज के बारे में। अब हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं, एनसीईआरटी में देख लेंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा। टिश्यूज है, टिश्यूज अब क्या है, देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स एंड स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन, और स्पेशल फंक्शन के लिए हम लोग, और इस जो स्पेशलाइज सेल होते हैं स्पेशल फंक्शन करते हैं, तो उसको टिश्यूज बोला जाता है। जैसे मसल सेल के बारे में दे रखा है कि रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफ सेम टाइप टिश्यूज, नहीं सेम टाइप ऑफ टिश्यूज नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। अब देखेंगे प्लांट्स में हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़े, ह्यूमन में देखे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़े। अब इन्होंने प्लांट टिश्यूज के बारे में दे रखा है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज वही टिश्यूज है जहाँ पे लोकेटेड होता है, जहाँ पे ग्रोथ होता है। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ओकर ओनली इन सर्टेन रीजन एंड बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यूज कॉल मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक मतलब ग्रोथ होता है। आप लिटरल मीनिंग मेरिस्मेटिक के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, लोकेटेड ओनली दीज पॉइंट्स। इसमें कौन कौन सा, एपिकल था, इंटर कैलरी था और लेटरल था। ठीक है, एपिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका द प्रेजेंस ऑफ टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, तो रूट्स और स्टेम्स के टिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपका है परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़े। परमानेंट टिश्यूज़ में आपका दो टाइप का था, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ था और एक कॉम्प्लेक्स था। सिंपल में आपका पेरेनकाइमा का फूड स्टोरेज, और उसके बाद था स्क्लेरेनकाइमा स्केल मतलब हार्ड, तो हार्डनेस स्टिफनेस, और एक आपका था। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे पेरेनकाइमा के बारे में पढ़े ना, तो पेरेनकाइमा यदि जनरली देखें तो पेरेनकाइमा का फूड स्टोरेज है, लेकिन कुछ पेरेनकाइमा में ऐसा होगा ना कि इसमें आपका क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। जैसे ही क्लोरेनकाइमा कहेंगे, पेरेनकाइमा को ही क्लोरेनकाइमा कहा जाता है यदि उसमें क्लोरोफिल है तो। ठीक है, तो पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल है तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और यही पेरेनकाइमा जब आप उसमें जो वाटर में पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें जब ये पेरेनकाइमा रहता है ना, तो इसमें बहुत बड़ा कैविटीज पाया जाता है ताकि जो आपका प्लांट है फ्लोट कर सके, तो उसको क्या कह देते हैं, एरेनकाइमा कहा जाता है। तो एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा तीनों एक ही है। पेरेनकाइमा में यदि आप क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा हो जाएगा, और यदि कैविटीज हैं तो उसको हम लोग एरेनकाइमा कहेंगे। ठीक है, इसमें दिया है क्लोरेनकाइमा आपका फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये आपका आपका क्लोरेनकाइमा हो जाएगा, और यदि कैविटीज है तो आपका एरेनकाइमा हो जाएगा। और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़े, कोलगेट का हम लोग एग्जांपल लिए थे, कोलगेट से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो क्लोरेनकाइमा। एपिडर्मिस के बारे में पढ़े, एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर लॉस से बचाता है, और ये वैक्सी टाइप का एक सब्सटेंस रिलीज करता है, और उससे क्या होता है कि जो वाटर लॉस से कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। ये हम लोग जो लिप्स में होता है गार्ड सेल के बारे में पढ़े, वाटर लॉस से भी बचाता है। जो पत्ता होता है, पत्ता में एक पोर्स टाइप का मिलता है, और पोर्स को क्या बोला जाता है, अस्टोमाटा बोला जाता है। और अस्टोमाटा के आसपास दो सेल रहते हैं, स्पेशलाइज सेल, इनको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है। ये गार्ड सेल और प्रीवियस चैप्टर में मैंने बता रखा है, एनसीईआरटी के क्लास 6 से क्लास 8 तक में बहुत बार गार्ड सेल मिलेगा आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे कि जो वाटर को मैनेज करने के लिए एक वैक्सी टाइप का कुछ सब्सटेंस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग जाइलम के बारे में पढ़े, जाइलम कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स वेसल, ये सब पैरेन्काइमा पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़े। एनिमल टिश्यूज़ में आपका क्या क्या था, इपिथेलियल टिश्यूज़ था, मस्कुलर टिश्यूज़ था, नर्वस टिश्यूज़ था, और आपका एक कनेक्टिव टिश्यूज़ था। तो इपिथेलियल टिश्यूज़ में आपका कौन कौन सा है, इपिथेलियल टिश्यूज़ में आपका मिलेगा आपका पहले तो स्क्यूमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस जो है स्किन पे पाया जाता है। स्किन, सिर्फ स्किन नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ सब्सटेंसेस हैं, तो इसीलिए सब्सटेंसेस क्या हैं कि एक परत के ऊपर एक परत डाला गया है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस ही है लेकिन स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, उसके बाद आपको क्यूबोइडल मिलेगा। क्यूबोइडल कहाँ पे मिलता है, एक किडनी में मिलेगा या सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि ये जो क्यूबोइडल आपका टिश्यूज है कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको किडनी में मिलते हैं। और एक होता है कॉल्यूमनर, सिलिएटेड कॉल्यूमनर, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका हेयरी लाइक का मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलता है, इंटेस्टाइन, इनर इंटेस्टाइन में मिलेगा, या फिर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। चीज़ों को जो फिल्टर आउट करना रहता है तो यहाँ पे आपको आपको हेयरी टाइप का मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है और रेस्पिरेशन करने के टाइम पे जो अंदर है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद और हम लोग टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। ये ब्लड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो ब्लड आप वहाँ से देख सकते हैं। ब्लड में आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया। और नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ भी देख लिए, एरोलर टिश्यूज़ भी देख लिए। अब एरोलर टिश्यूज़ के बारे में बोले तो टिश्यूज़ आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल। तो एरोलर टिश्यूज़ जो होता है कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये आपका स्किन और जो मसल हैं उसके बीच मिलता है। ठीक है। एडिस्पोज टिश्यूज अलग होता है। एडिस्पोज स्किन के नीचे जो फैट जमा होता है उसको एडिस्पोज टिश्यूज कहते हैं, और एलोरर टिश्यू जो होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंसेस है। और मस्कुलर टिश्यूज के बारे में कहें, इसका काम क्या है, हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मूवमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है। उसको प्रोटीन को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बोला जाता है। और इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हमारा जो मसल सेल्स हैं। और मस्कुलर टिश्यूज में हम लोग ये जान सकते हैं कि कुछ जैसे काम होते हैं मस्कुलर टिश्यूज में, कुछ ऑटोमेटिक होता है, मतलब उस पर हम लोगों का कॉन्शियसनेस हो या ना हो वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम लोग फूड अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फूड हमारे एसोफेगस से होते हुए स्टोमक तक पहुंचता है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। तो जो हमारा कुछ वॉलेंट्री रोल होता है, कुछ हम लोग उठाते हैं तो वॉलेंट्री होता है, और कुछ हम लोग ना जानते हुए भी वो हमारे बॉडी में होता रहता है, उसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। तो वॉलेंट्री के लिए आपका स्टिएटेड टिश्यूज है। स्टिएटेड टिश्यूज मतलब, स्टिएटेड मतलब उसका बैंड लाइक पाया जाएगा। ये इस तरह से आपका अब दिखेगा स्टिएशन, वो बैंड लाइक। और जहाँ पे स्टिएटेड नहीं है, स्मूथ है, तो वहाँ पे इनवॉलेंट्री है, मतलब खुद से वो प्रोसेस होता है। तो यदि हम लोग इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं तो स्टिएटेड होगा, और अनइंटेंशनली कर रहे हैं वो खुद से हो रहा है तो वो स्मूथ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टिएटेड मसल ये होता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए, और जहाँ पे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, इंटेंशनली एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग स्टिएटेड कहते हैं। ठीक है। बस मस्कुलर टिश्यूज़ में इतना पढ़ना था। न्यूरॉन्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। नर्वस टिश्यूज़ में क्या क्या होता है आप एक देख सकते हैं, ये आपका नर्वस टिश्यूज़ है। इसमें कौन कौन सा एक्सोन होता है, यहाँ पे इस साइनेप्सिस, यहाँ पे साइनेप्सिस होते हैं जो दूसरे से कनेक्ट होता है। इसके बाद ये न्यूक्लियस मिलेगा, तो ये जो है इसको एक्सोन बोला जाता है। ठीक है। और एक्सोन के बाद आपका मिलेगा डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स आपका ये सब जो है डेंड्राइट्स होता है। ठीक है। इंडिविजुअल सेल मेड ऑफ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग लंबा तक हो सकता है। फाइबर बॉन्ड द कवरिंग कॉन्टेक्टिव टिश्यूज मेक द नर्व। नर्व अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो नर्वस टिश्यूज है इसमें आपका एक्सोन मिलता है, सेल बॉडी मिलता है, और साइनेप्सिस करके डेंड्राइट्स मिलते हैं। ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा फिनिश होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें एनिमल में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम होता है। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर लिए, एरोलर टिश्यूज के बारे में बात कर लिए, एडिपोज टिश्यूज के बारे में बात कर लिए। स्ट्रिएटेड टिश्यूज मतलब होता है जो बैंड होता है, बैंडेड है तो स्ट्रिएटेड है, और अनस्ट्रिएटेड है मतलब जहाँ पे बैंडेड नहीं है, स्मूथ। अब इसमें हम लोग का क्या होता है, स्ट्रिएटेड मतलब हम लोग वॉलेंट्री होता है, और अनस्ट्रिएटेड है मतलब इनवॉलेंट्री होता है। नर्वस टिश्यूज आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। तो यहाँ से हम लोग का टिश्यूज चैप्टर फिनिश होता है। एक और चैप्टर बचा हुआ है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर भी है और बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। उसमें पूरा चैप्टर, उसको 11th का भी एनसीईआरटी है उसको भी कंबाइन करके अच्छे से पढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे कर लेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक, थैंक यू।